स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज बात करेंगे डंकी रूट के बारे में। हाल ही में शाहरुख खान की एक फिल्म भी इस पर आ रही है डंकी के नाम से, और उन्होंने ये कहा है कि उनके करियर की अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म है। लेकिन आखिर ये डंकी रूट होता क्या है? क्या है ये रूट? क्यों इतने खतरनाक रूट को अमेरिका में मेनली इलीगली दाखिल होने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको लेते हैं? लेकिन इनमें से कुछ ही लोग होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मंजिल तक यहाँ पे पहुँच पाते हैं। आज आपको बताएंगे ऐसे अलग अलग रूट्स के बारे में, और उन पर भारतीयों के साथ क्या हुआ जो यहाँ से भारत से इलीगली इस तरह से इमिग्रेंट्स गए थे, उनके साथ में क्या हुआ। अलग अलग राज्य, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, ऐसे कई सारे केसेस आज इन राज्यों से आज आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से कई सारे केसेस बताने वाले हैं जिनका अमेरिकन ड्रीम जिन लोगों का कभी पूरा नहीं हो पाया। और साथ में एक ऐसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की बात करेंगे जिसने डंकी रूट का इस्तेमाल किया था यूएसए जाने के लिए इलीगली, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे पकड़ लिया। ये कहानी भी आज आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में जो फर्जी एजेंट्स होते हैं वो कैसे लोगों को फंसाते हैं, इसके बाद में इन लोगों को किस तरह से डंकी रूट पर भेजा जाता है, वो रूट आखिर कैसा है, और वहाँ पे भारत के लोगों के साथ में फिर क्या होता है। ऐसी कहानियाँ आज आपको ऐसे केसेस के माध्यम से समझ में आने वाली हैं जो कि खुद असल में भारत के अंदर हुए थे, और ऐसे कौन से असली केसेस थे डंकी रूट के भारतीयों के। ये सारी जानकारी आपको पता चलने वाली है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे भारत का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। एक बार जाके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा, और किसी भी कोर्स पे, किसी भी बैच पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए आपको जो वीजे लाइव ये कोड दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, सिर्फ ये लगाना है। आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे, एक बहुत बड़ा डिस्काउंट पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड में। तो बेसिकली ये डंकी रूट होता क्या है? दरअसल ये एक बैकडोर मेथड है। एक तरह से कहा जाए कि इलीगली अमेरिका में, मेनली अमेरिका में दाखिल होने के लिए, यूएसए में दाखिल होने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इलीगल मेथड है, इमिग्रेंट्स जिसका इस्तेमाल करते हैं दाखिल होने के लिए यूएसए के अंदर। ये इसके लिए एक मंजिल तक पहले पहुंचते हैं वीज़ा की मदद से। उसके बाद वहाँ से, उस मंजिल पर पहुंचने के बाद में अलग अलग देश के लोग, सिर्फ भारत के नहीं, ये वहाँ से गायब हो जाते हैं। गायब हो जाने का मतलब है कि ये वहाँ से अलग अलग जगह रुकते हुए, कुछ अलग तरीके के रूट्स लेते हुए, इलीगल रूट्स लेते हुए चुपचाप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो ये इस तरह से डंकी रूट पूरा बताया गया है। केसेस सुनने से पहले एक बार डेटा पर नज़र डाल लेते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। यूएस का फ्यू रिसर्च सेंटर ये बताता है कि 2017 तक अमेरिका में करीबन 1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स थे, और उनमें से 15 लाख एशियाई थे। इसी के साथ यूएस का ही कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जो डेटा है वो ये बताता है कि 2021 में 6,865 ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनको पकड़ा गया था, जो कि भारतीय थे, जो भारत से थे। और ये आंकड़ा 2021 से 2022 में डबल हो गया। 2022 का जो आंकड़ा था वो ये था कि 13,655 ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनको यूएसए ने पकड़ा था, जो कि भारतीय थे, जो डंकी रूट से इस तरह से इलीगली एंटर कर रहे थे अमेरिका के अंदर। ये आंकड़े तेज़ी से लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें 2007 में, कई साल पहले, 2007 में सिर्फ 76 ऐसे इंडियंस थे, सिर्फ ऐसे 76 भारतीय थे जिनको यूएसए ने ऐसे पकड़ा था इलीगली एंटर करते हुए। भारत के लोग तेज़ी से अमेरिका की तरफ बेसिकली बढ़ रहे हैं, और ये इलीगली हो रहा है, इसकी ये आंकड़े इसका जवाब देते हैं एक तरह से। 2017 के अंदर जब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और जो मैक्सिको बॉर्डर था, जो मेनली एक सबसे बड़ा बॉर्डर है जहाँ से इलीगल इमिग्रेंट सबसे ज़्यादा अमेरिका में दाखिल होते हैं, वहाँ पे एक ट्रंप वॉल खड़ी कर दी थी। एक 30 फुट ऊंची स्टील की बहुत लंबी एक वॉल है, वो वहाँ पे खड़ी कर दी थी यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे। और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने इसलिए किया था जिससे लोग अमेरिका में दाखिल ना हो पाएँ। लेकिन ये जो लोग हैं, चाहे भारत के हों या दूसरे कंट्रीज़ के हों, वो इस तरह से अमेरिका में दाखिल क्यों होते हैं, और भारतीय अमेरिका में दाखिल होना क्यों चाहते हैं, क्यों वो अपनी जान को दाव पर लगा के इस तरह से एक अपना अमेरिकन जो ड्रीम है उसको पूरा करना चाहते हैं, ये आज आपको कई सारे भारत के ही राज्यों के अलग अलग केसेस जो असलियत में, हकीकत में हुए हैं, उनके माध्यम से आज आपको समझने आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं केसेस की। यूपी के ब्रिज कुमार यादव के पिता जो थे, वो उत्तर प्रदेश से गुजरात में शिफ्ट हुए थे। टेलीफोन विभाग में काम करते थे, लेकिन उसके बाद करीबन कुछ ही साल पहले उनका रिटायरमेंट हुआ था। उनका जो बेटा था ब्रिज कुमार, वो बोरी समा में छोटा मोटा एक बिजनेस करता था अपने दोस्त के साथ। दोस्त का नाम था विष्णु ठाकुर। पार्टनरशिप में उनका बिजनेस चलता था गुजरात के अंदर। ब्रज को गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उसका एक
एक कह लिया जाए कि एक लालच, एक बुरी आदत जो थी वो ये थी कि उसको जल्दी पैसा कमाना था। शादी हो चुकी थी, पत्नी थी, एक 3 साल का बेटा भी था। ब्रिज कुमार ने एक दिन एक एजेंट से बात की गुजरात के अंदर, और एजेंट से बात करने के बाद अमेरिका जाने के लिए एजेंट ने उसको तैयार कर लिया। यहाँ से तैयारी कर ली ब्रिज कुमार ने। इसके बाद ये जो एजेंट था वो किस तरह से इसे ले जाने वाला था, इस पूरे परिवार को, ब्रिज कुमार को, उसकी वाइफ को, उस 3 साल के बेटे को, ये ब्रिज कुमार नहीं जानता था। वो डंकी रूट से ब्रिज कुमार को वहाँ पे ले जाने वाला था इलीगली। 2022 18 नवंबर की बात है। ब्रिज कुमार ने अपने भाई विनोद को कहा कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ 1 महीने के लिए घूमने जा रहे हैं, और ये कहकर वो इसके बाद अपने घर से गुजरात से निकल गया। इसके बाद घर वालों की कई बार, जो उसकी वाइफ थी पूजा, उससे बातचीत होती रही। उसने बताया कि वो लोग ठीक ठाक हैं, लेकिन कभी घर वालों को ये नहीं बताया गया कि वो किस जगह पे हैं, वो कहाँ पे हैं, ये घर वालों को नहीं पता था। लेकिन एक दिन गुजरात में परिवार के पास में ये फ़ोन आता है कि ब्रिज कुमार की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई है। उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है और उसकी मौत हो गई है। हुआ क्या था कि दरअसल ब्रिज कुमार ट्रम्प वॉल पर, जो यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर ट्रम्प वॉल बनाई गई थी, उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, और उसका 3 साल का बेटा उसके गोद में था। वहाँ से ब्रिज कुमार गिरा और उसकी मौत हो गई। ये असल में हुआ था। ब्रिज कुमार अपने परिवार के साथ बेसिकली इलीगली अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इस हादसे में ब्रिज कुमार की पत्नी और उसके 3 साल के बेटे को भी चोटें आईं। लेकिन आप ये देखिए कि इलीगली डंकी रूट से जाते हुए और यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर इलीगली पहुंचने के बाद में वॉल को जब चढ़ना होता है, जो एक फाइनल स्टेप होता है यूएस में एंटर करने का, जब उस 30 फुट ऊंची वॉल को चढ़ के यूएस में दाखिल होना होता है, उस वॉल से गिरने के बाद ब्रिज कुमार की मौत हो गई। और ये जो सफ़र था ब्रिज कुमार का, ये इस पूरे परिवार के लिए गुजरात के एक खौफनाक सफ़र बनकर रह गया। साल 2019 में पंजाब के हसनपुर से एक ऐसा मामला डंकी रूट का सामने आया था जो उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी बन गया था। हुआ ये था कि एक महिला सतविंदर कौर अपनी 6 साल की बेटी गुरप्रीत कौर के साथ में इस रूट का इस्तेमाल कर रहे थे, उन तमाम भारतीयों के साथ में डंकी रूट के थ्रू अमेरिका जाने के लिए। दरअसल बात ये थी कि जो गुरप्रीत कौर थी, जो 6 साल की जो बच्ची थी, उसके पिता जो अवतार सिंह थे, उन्होंने हसनपुर छोड़ दिया था 2013 में, और वो न्यूयॉर्क चले गए थे। न्यूयॉर्क में वहाँ पे जो उनका एक तरह से कहा जाए कि असाइलम केस था, वो यूएस की इमिग्रेशन कोर्ट में चल रहा था, और ये बहुत लंबा चल रहा था। जो गुरप्रीत कौर थी, जो बच्ची थी 6 साल की, वो बहुत सालों से अपने पिता से मिली नहीं थी, और उसका बार बार ये अपने परिवार से वो कहती थी कि वो उनसे मिलना चाहती है। एक दिन 2019 में उसकी माँ गुरप्रीत कौर ने उसकी माँ जो सतविंदर कौर ने ये डिसाइड किया कि अब वो गुरप्रीत को लेकर खुद ही अमेरिका जाएगी, न्यूयॉर्क जाके अपने पति के पास में वहाँ पे पहुँचेगी। इसके लिए लेकिन ये लोग जो रास्ता लेने वाले थे वो एक तरह से गलत रास्ता था। और यहाँ से हुआ क्या कि जब ये लोग इस रूट पे बढ़ रहे थे, डंकी रूट एक तरह से इसको कहा जाएगा कि इससे जब ये होते हुए पहुँच रहे थे, तो अमेरिका पहुँचने से पहले जो एरिज़ोना रेगिस्तान है, एरिज़ोना रेगिस्तान में करीबन चिलचिलाती उस धूप में 22 घंटे लगातार चलने की वजह से गुरप्रीत जो 6 साल की बच्ची थी, उसको बहुत तेज़ प्यास लगी, उसकी हालत बेहाल हो रही थी। सतविंदर कौर की भी हालत यहाँ पे बेहाल हो रही थी। तो जब गुरप्रीत को प्यास लगी, तो सतविंदर कौर उसे एक दूसरी महिला के पास छोड़कर पानी को तलाशने के लिए आसपास जब पहुँच गई, इस बीच में गुरप्रीत कौर की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो जाती है। उस 6 साल की बच्ची की हीट स्ट्रोक से, उस चिलचिलाती धूप में, उस गर्मी में यहाँ पे मौत हो जाती है, और एरिज़ोना के रेगिस्तान में उसकी यहाँ पे मौत हो गई। इसी के साथ उस 6 साल की बच्ची का अपने पिता से जो मिलने का एक सपना था कि वो उनसे मिलना चाहती थी, वो भी पूरा नहीं हो पाया। इस तरह का दर्दनाक, एक खतरनाक, खौफनाक रूट है ये डंकी रूट। 2023 का एक और केस है। पठानकोट के सियोती गांव का एक 28 साल का लड़का था, करण सिंह, घर का बड़ा लड़का था, काम की तलाश में था। जनवरी 2023 में उसने, क्योंकि वो काम की तलाश में था, तो उसने फैसला किया कि वो स्पेन जाएगा। ऐसा कई बार होता है कि लोग सिर्फ अमेरिका नहीं, बाकी किसी विदेश के किसी कंट्री में भी जाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये डंकी रूट बेसिकली वही है कि इलीगली किसी कंट्री में आप एंटर कर रहे हैं। उसने फैसला किया कि वो स्पेन जाएगा। एक एजेंट से बात की। एजेंट और जो होते हैं वो इसके लिए लाखों रुपए इन लोगों से लेते हैं। तो एक एजेंट से जब करण सिंह ने बात की, तो उसने 14 लाख रुपए करण को बोला कि आप मुझे दीजिए, और इसके बाद में उसने बोला था कि मैं आपको कानूनी तौर पर, कानूनी रूप से स्पेन भेजूंगा। लेकिन इसके बाद जो उसने आश्वासन दिया था, ये एजेंट एक तरह से फर्जी एजेंट था। करण को 10 जनवरी को दिल्ली एयरपोर्ट से करण की उड़ान थी, उसकी फ़्लाइट थी स्पेन के लिए। 10 जनवरी को उसने यहाँ पे उड़ान भरी है। इसके बाद एजेंट ने उसे बाकी लड़कों के साथ, क्योंकि और भी लोग थे उसके ग्रुप में करण के,
उन बाकी लड़कों के साथ में स्पेन की बजाय दिल्ली से जो फ्लाइट थी उनको दुबई में उतार दिया। दुबई में उतारने के बाद वहाँ पे कुछ दिन ये लोग रहे। उसके बाद वापस से उन्हें वो एजेंट इन पूरे लड़कों के ग्रुप को दिल्ली लाता है, दिल्ली से लखनऊ ले जाता है और लखनऊ से फिर सीधी उनकी फ़्लाइट थी रशिया के लिए। रशिया उनको ले जाने के बाद में वहाँ इन लड़कों के ग्रुप को ज़बरदस्ती एक टैक्सी में बिठाया जाता है और इसके बाद में ये, क्योंकि मार्च आ चुका था, ये जनवरी में निकला था, 2 महीने बीत चुके थे, मार्च आ चुका था। 15 मार्च का वो दिन था जब करण की आखिरी बार अपने घर वालों से बात हुई है पठानकोट के अंदर। और उसने जब बातचीत की थी तो उसने ये बताया था कि वो 4 दिनों से बिना कुछ खाए पिए जंगलों में घूम रहे हैं। वो सब लोग 4 दिनों से बिना कुछ खाए पिए जंगलों में घूम रहे हैं। ये डंकी रूट था जिन जंगलों में उनको घुमाया जा रहा था, जहाँ से उन्हें लीगली ले जाया जा रहा था यूएस, स्पेन, जब उन्हें बोला गया था कि आपको लीगली ले जाया जाएगा। तो ये डंकी रूट पर उस समय बताया जाता है कि बेलारूस के वो जंगल थे जहाँ पे करण लापता हो जाता है, वो वहाँ पे खो गया। इसके बाद करण का कोई कभी पता नहीं चला है। करण के साथ जो यात्रा एक और कर रहा था, एक लड़का जो इस ग्रुप में था, सियोती गांव का ही था पठानकोट के, वो जब वहाँ पे स्पेन पहुँचता है तो वहाँ पे उसको जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद डिटेंशन सेंटर में है वो अभी भी। लेकिन करण जो था उसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। इस तरह का डंकी रूट होता है जिस तरह से एजेंट लोगों को फंसाते हैं। ये एक और इस तरह का केस था जो कि पठानकोट से निकला था। अब हरियाणा के जितेंद्र का केस सुनिए। जितेंद्र ने बहुत ही डिटेल में इस केस को बताया है। जितेंद्र बताते हैं कि खेत बेचकर 40 लाख रुपए उन्होंने जुटाए थे, इकट्ठे किए थे। एजेंट जो था उसको ये 40 लाख रुपए उन्होंने दिए थे और एजेंट ने ये कहा था कि आपको यूएस ले जाया जाएगा। यूएस ले जाने के लिए इन लोगों को सबसे पहले इक्वाडोर ले जाया गया। इक्वाडोर जो ले जाया जाता है ये सबसे कॉमन एक तरह से रूट है डंकी रूट का, कि मोस्टली जो लोग अभी तक गए हैं वो मेनली इक्वाडोर तक जाते हैं, उसके बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं, उनको इलीगली डंकी रूट पर ले जाया जाता है घने जंगलों से निकालते हुए। तो बेसिकली अब जो कहानी जो बताई पूरी, जो रियल कहानी थी जितेंद्र ने जो बताई वो इस तरह से थी कि इक्वाडोर जब ले जाया गया तो यहाँ से डंकी रूट हमारा शुरू हुआ। इसके बाद हम दिन भर कभी टैक्सी कभी बस में चलते थे, कभी कभी हमें होटलों में कई दिनों तक छोड़ दिया जाता था। एजेंट जो थे वो कभी एक बार 6 दिनों के लिए हमें एक कमरे में बंद करके चले गए थे। खाने के लिए सामान दे जाते थे, लेकिन हल्का फुल्का वो सामान होता था, लेकिन उसके बाद बाहर निकलने की मनाही थी। जब कभी समंदर पार करना होता था तो बोट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके लिए रात का समय निकाला जाता था। रात में इन लोगों को बोट से निकालते थे और उसके बाद जब पुलिस पीछे पड़ जाती थी तो बोट समंदर में बहुत तेज़ी से यहाँ से वहाँ चलती थी। कभी अगर उस रात में विदेश के उस समंदर में हम लोग डूब जाएं तो किसी को हमारे बारे में पता तक नहीं चलेगा। इस डर के कारण कई सारे लड़कों की ग्रुप के इस यात्रा के दौरान ही मौत हो गई। कई बार ऐसा होता है कि लोग डरने की वजह से भी अपनी जान गंवा देते हैं, मर जाते हैं। एक बार की बात वो बताते हैं कि एक बार जंगल में हमें 7 दिन तक हम फंसे रहे थे और इसके बाद वो जो जंगल थे वो उनमें लंबी लंबी घासें होती हैं, घास के जो पेड़ होते हैं, इस तरह के वो पेड़ होते हैं कि पूरे दिन भर में भी ऐसा लगता है कि अंधेरा है, रात है और बारिश लगातार होती रहती है। शेर और भालू तो हैं ही, साथ में ये जो जहरीले जानवर होते हैं, सांप हो गया, सांप है, मकड़ियाँ हैं जहरीली, ये सारी खूब सारी होती हैं। शेर और भालू हम लोगों को कम मिले, उनका ये भी कहना था। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक, जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो अपने खुद के लोग होते हैं, जो ग्रुप के आसपास के हमारे लोग होते हैं। जितेंद्र बताते हैं कि उनके ग्रुप में नेपाली भी थे, अफ्रीकन थे, बांग्लादेशी भी थे। करीबन 32 लोग इस ग्रुप में हुआ करते थे। डंकी सिस्टम के बारे में बताते हैं कि ये जो डंकी रूट और ये डंकी सिस्टम होता है ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। बेसिकली ये जो शेयर्ड कैब होती हैं उस तरीके से ये काम करता है कि जब तक 8 से 12 लोग ग्रुप में नहीं हो जाएंगे तब तक ये लोग अपनी यात्रा शुरू नहीं करेंगे, रवानगी अपनी शुरू नहीं करेंगे। एशिया के जो लोग हैं उनको एक रूट में डाल दिया जाता था, सारे एक ही भाषा बोलने वाले होते थे, लेकिन इससे खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता था। जितेंद्र बताते हैं कि लोग, क्योंकि उनमें कॉम्पिटिशन हो जाता था लोगों के अंदर कि अमेरिका अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे यूएस मैक्सिको बॉर्डर तक तो वहाँ पे जो पेट्रोलिंग पार्टी है उससे पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो आपस के ही लोग हैं वो ये चाहते हैं कि कंपटीशन कम हो जाए, लोगों को वो अपने पास के लोगों को डराना शुरू कर देते हैं और कई बार बात इससे आगे भी निकल जाती है। दिन भर चलते थे, रात में जब सोने की बारी आती थी तो ऐसा लगता था कि सोते टाइम पे कोई ना मार डाले, सोते टाइम पे कोई जहरीली चीज़ हमारे ऊपर ना छोड़ दे। लेकिन एजेंट को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे लोग आपस में लड़ जाएं ग्रुप के, उसे सिर्फ अपना पैसों से मतलब था। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि 10 लोग हैं तो वो चाहे 5 बचें चाहे 2 लोग बचें। जंगल में माफिया भी मिलते थे, 1-2 बार नहीं 3 बार इन लोगों को माफिया मिले। पहली बार में जो गुंडों का जो ग्रुप मिला उस पूरे पनामा जंगल के अंदर जो उस डंकी रूट पे पड़ता है, वहाँ पे उन लोगों ने पहली बार में मोबाइल छिना लिए। दूसरा जो ग्रुप मिला उसने खाने पीने की चीज़ें छिना ली। तीसरा जो ग्रुप मिला उन लोगों ने कपड़े तक उतरवा लिए और चप्पलें उतरवा ली। तो इसके बाद में ये बताते हैं कि नंगे पैर
और बिना जैकेट के उस ठंड में इन लोगों ने ट्रैवलिंग की है। इस रूट पे ये लोग चले हैं और रुकने की मनाही थी कि रुकना नहीं है जब तक एक सेफ जगह पे आप नहीं पहुंच जाते। लेकिन जुनून इस तरह का था कि अमेरिका पहुंचना है और अमेरिका पहुंचते ही वहाँ पे रहने को मिलेगा। ये जुनून था, ये एक तरह का पागलपन था। जब अमेरिका की जो यूएस मैक्सिको वॉल है उसको जब कूदे ये लोग, जब वहाँ पहुँच चुके थे, उसके बाद जो बॉर्डर पर पेट्रोल पार्टी होती है उन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। अब एक तरह से आप ये देखिए कि ये लोग इतनी कठिनाइयों के साथ निकले, अपना महीनों इन्होंने उस यात्रा में लगा दिए डंकी रूट से निकलते हुए, और जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद में उस वॉल को क्लाइंब करने के बाद, कूदने के बाद में, जो बॉर्डर की पेट्रोल पार्टी थी यूएस की, उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 6 दिनों तक बिना कपड़ों के रखा। जितेन बताते हैं कि एसी फुल पे चलता था और बिना कपड़ों के हमें रखा गया था। सिल्वर फॉइल की तरह एक चीज़ मिली थी अपने बदन को ढांकने के लिए, लेकिन तब भी हमने दिन काट लिए क्योंकि अमेरिका में रहने को मिलेगा। ये एक तरह का स्टेटमेंट इस तरह की बात बताता है कि अमेरिका जाने का जो एक अमेरिकन ड्रीम है वो लोगों का किस तरह उनके सर पर चढ़ जाता है। इसके बाद वो बताते हैं कि जब पेट्रोल पार्टी पकड़ लेती थी तो लोग अर्जियां लगाते थे, लोग उनसे रिक्वेस्ट करते थे, ये बताते थे कि हमें असाइलम दे दीजिए अपने देश में, हमें यूएस में रहने दीजिए। क्यों, क्या बताते थे उसका रीज़न कि भारत में हम पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार वहाँ पे अत्याचार करती है, खाने पीने को नहीं मिलता है, वहाँ पे जान का खतरा है, इस तरह की लोग चीज़ें बताते थे। वो इसके बाद जो वहाँ पे पहले से पहुँचे हुए भाई लोग जो हमारे लोग होते थे यूएस के अंदर, वो वकीलों का इंतज़ाम कर देते थे, कागज़ और पैसे हम उन्हें यहाँ से पहुँचवा देते दे देते थे। तो इस तरह से हम लोगों को आगे, जिससे अमेरिका हमें यहाँ से भगा नहीं पाएगा। ये जितेंद्र का बयान था। लेकिन आपको बता दें कि ये सब बताने वाले जितेंद्र आज भारत में है। अमेरिका ने इन सब चीज़ों के बावजूद उन्हें वहाँ से भगा दिया। करीबन 11 महीने डिटेंशन सेंटर में रहने के बाद आज वो वापस आ गए हैं। अब एक केस देखिए 2022 का, जब एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ने एनसीआर के, दिल्ली एनसीआर रीजन के डंकी रूट का इस्तेमाल किया था यूएसए दाखिल होने के लिए, इलीगली वहाँ पे भागने के लिए। ये सब इस तरह से स्टार्ट हुआ था कि अगस्त 2022 में स्पेशल कमिश्नर हरगोविंद सिंह धालीवाल ने अपनी टीम को ये कहा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो बिगेस्ट गैंगस्टर्स हैं उनकी लिस्ट निकाली है, उसमें टॉप पर कौन है। इसके बाद एक लिस्ट निकाली गई और टॉप 10 जो गैंगस्टर्स थे उसमें नाम आता है दीपक बॉक्सर का। दीपक बॉक्सर एक 27 साल का एक वांटेड क्रिमिनल, एक वांटेड गैंगस्टर जिसपे मल्टीपल बहुत सारे केसेस थे मर्डर के, एक्सटॉर्शन के। इसके बाद जब पुलिस ने, स्पेशल सेल ने आइडेंटिफाई किया दीपक बॉक्सर को, लोगों ने, अब पुलिस की टीम ने उसकी रेकी करना शुरू की, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जब मैन हंट हुआ, जब सर्च ऑपरेशन हुआ अलग अलग स्टेट्स में, करीबन 8 स्टेट्स में, इंक्लूडिंग दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सारी स्टेट्स में जब सर्च ऑपरेशन हुआ, कई सारे एसोसिएट्स को उसके गिरफ्तार किया गया। इसके बाद में ये पता चलता है कि जो दीपक था, जो दीपक बॉक्सर था, उस समय उसने इस बीच एक फेक पासपोर्ट मैनेज कर लिया था एक रवि अंतिल के नाम से, और वो यहाँ से भारत से निकल गया है। इस पॉइंट पे इस स्टोरी ने, इस पूरे मैनहंट ने, जो सर्च ऑपरेशन था, उसने एक इंटरेस्टिंग टर्न लिया। इस तरह से हुआ ये कि जनवरी 6 को कमिश्नर धालीवाल ने ये क्लेम किया, ये बताया उन्होंने कि जो बॉक्सर है, ये दीपक बॉक्सर जो है, ये कोलकाता से निकला है दुबई, उसके बाद कजाकिस्तान, इस्तांबुल, इसके बाद पनामा सिटी, और वहाँ पे पहुँचने के बाद में इसने फ़्लाइट ली है सैन जोस के लिए। सैन जोस की फ़्लाइट लेने के बाद ये एल सल्वाडोर पहुँचा है, और वहाँ पे एल सल्वाडोर ये 1 मार्च को पहुँच चुका है, मतलब जनवरी से 1 मार्च आ चुका है। एल सल्वाडोर पहुँचा, इसके बाद ये ग्वाटेमाला पहुँचा है बाय रोड। ग्वाटेमाला बाय रोड पहुँचने के बाद ये मैक्सिको के अंदर एंटर हुआ है, मैक्सिको तक ये पहुँच चुका था। मतलब आप ये देखिए कि इन 100 दिनों के अंदर करीबन दीपक ने 8 फ्लाइट्स चेंज की थी, और ये सारी की सारी ऐसी डेस्टिनेशंस पर पहुँचा था जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल था। तो ये यहाँ पे पहुँच चुका था मैक्सिको। ये हमारी स्पेशल सेल को, दिल्ली को, ये खबर मिल चुकी थी। इसके बाद ये यहाँ से, मैक्सिको से, इसका प्लान ये था कि ये यूएस जाएगा, एस्केप करेगा यूएस के लिए, इलीगली यहाँ पे यूएस जाने वाला था। दीपक को यहाँ पे जो उसके मेंबर्स थे गैंग के, अलग अलग जगह, कैलिफोर्निया में, यूएस में, पुर्तगाल में, ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग इसके लिए हेल्प कर रहे थे। दीपक के जो एसोसिएट्स थे वो यूएस में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, और इन लोगों ने इसका पूरा जो ट्रैवलिंग था वो पूरा अरेंज किया हुआ था, कैब से, ट्रक से, ये इस तरह से जो फ्लाइट्स के टिकट्स थे, ये सब कुछ वो लोग अरेंज कर रहे थे। और इसके बाद दिल्ली की पुलिस को ये पता चलता है, उन्होंने बताया कि दीपक के जो एसोसिएट्स थे वो उसे मैक्सिको से यूएस डंकी रूट के थ्रू ले जाने वाले थे, वो उसे डोंकी रूट के थ्रू यूएस एंटर करवाने वाले थे। और इसी के साथ में इसके लिए, इस पूरे एंटर के लिए उसके दीपक के 55 लाख रुपया एजेंट्स को दिया गया था, 55 लाख रुपया डोंकर्स को,
जो डोंकी रूट पे जो लोग सामान उठाते हैं, जो लोग मदद करते हैं लोगों की इलीगली यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ऐसे कई सारे स्मगलर्स भी उस रूट पे मिलते हैं। करीब 55 लाख रुपए उन लोगों को दिए गए थे। इसके बाद यहाँ पे जब ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि ये मैक्सिको के अंदर है, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यहाँ पे जब खबर मिली तो एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन मैक्सिको इसको नाम दिया गया था। ऑपरेशन मैक्सिको नाम दिया गया और एक जॉइंट ऑपरेशन था FBI का, इंटरपोल का, मैक्सिको पुलिस का और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का। ये ऑपरेशन शुरू हुआ, हाई लेवल एक मीटिंग हुई जिसमें बताया जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, RANW, रॉ और साथ में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब लोग भी शामिल थे। इनसे भी बातचीत की गई, परमिशन ली गई। इसके बाद में दीपक की जब रैकी वहाँ पे शुरू की गई मैक्सिको में पूरे जॉइंट ऑपरेशन में, तो उसने लास्ट जो अपना फ़ोन यूज़ किया था वो कैनकन पे किया था। कैनकन में उसने अपना 24 मार्च को फ़ोन को यूज़ किया था, उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और 31 मार्च की रात को जब वो कैनकन एयरपोर्ट पे था, वहाँ से दीपक को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट किया गया और ऑपरेशन मैक्सिको एक सक्सेस साबित हुआ, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन साबित हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दिल्ली NCR का, वो भी US जाने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल कर रहा था, उसी रूट से जाने वाला था और 55 लाख रुपए उस गैंगस्टर के भी इस रूट पे जाते हुए लग गए। इसके बाद में आपको एक बेहद ज़्यादा दर्दनाक कहा जाए इस केस को, वो बताते हैं डंकी रूट का। ये केस हुआ था हाल ही में 2023 में। साल 2023 में हरियाणा के कैथल का एक 32 साल का लड़का था, मलकित नाम था। ये जो मलकित था, इसको एक एजेंट मिला ईश्वर सिंह के नाम से और उस ईश्वर सिंह की, उस एजेंट की बातों में आकर मलकित ने USA जाने का फैसला किया। इसने USA जाने का फैसला किया, वहाँ पे काम करने के सपने देखने लगा मलकित। इसके बाद करीबन एजेंट ने जो था 40 लाख रुपए की मांग की मलकित से। अब मलकित के जो पिता थे, उन्होंने बताया जाता है उधार पर पैसे लेकर 25 लाख रुपए एडवांस दिया उस एजेंट को, मलकित को। इसके बाद भारत से मलकित निकलता है। वो एजेंट मलकित को भारत से पहले कजाकिस्तान ले जाता है, कजाकिस्तान से टर्की ले जाता है और इसके बाद में वहाँ पे टर्की में जाने के बाद में ये जो घर वालों ने बताया कि 7 मार्च का वो दिन था जब फरवरी 2023 में मलकित निकला है भारत से, टर्की पहुँचा है, कजाकिस्तान और टर्की पहुँचा। उसके बाद 7 मार्च को उसका फ़ोन जो था वो बंद हो गया, फ़ोन उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है और ये फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ था ग्वाटेमाला पर। वो जो रूट है ग्वाटेमाला जिसमें बीच में पड़ता है डोंकी रूट में, वहाँ पर ये ग्वाटेमाला जब पहुँचा है तब उसका आखिरी बार बातचीत हुई है। उसका फ़ोन उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद मलकित का कोई अता पता नहीं मिला, कोई उसकी खबर नहीं मिली। लेकिन अप्रैल 2023 में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है, एक वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद उस वीडियो में ये था कि डोंकी रूट पर पत्थरों के बीच में एक डेड बॉडी, एक लाश दिखाई दे रही थी। उस लाश में जो लड़का था उसने लाल कलर की टी-शर्ट पहनी हुई थी, कपड़े पहने हुए थे जो। उन कपड़ों को देखकर, उस लाश को देखकर, उस वीडियो को देखने के बाद जब परिवार ने वो वीडियो देखा तब उन्हें पता चला कि ये मलकित था। वो मलकित था और ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने इस रूट पर, डंकी रूट पर गोली मारी है, इसको किसी ने शूट किया है। तो ये एक इस तरह का दर्दनाक कहानी थी जो हाल ही का एक केस है, जो रियल केस है और ये हुआ है 2023 में ही, अप्रैल में। फरवरी में वो यहाँ से निकला था और अप्रैल में उसको इस तरह से उसके साथ में डंकी रूट पे जो हुआ है चीज़। तो ये इस तरह का एक खतरनाक रूट है। ऐसी आगे और भी सारी कहानियाँ वो हम आपको अब बताते हैं। एक और ऐसा केस गुजरात से सामने आया था हाल ही में, जिसने बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी थी, जो खबरों में भी बहुत ज़्यादा रहा था। ये केस था जगदीश पटेल का। 39 साल के जगदीश पटेल गुजरात में अपने ज़िंदगी में कई सारे ऐसे काम कर चुके थे अपना करियर को सफल बनाने के लिए। उन्होंने कलोल शहर में गुजरात के प्राइमरी टीचर की तरह काम किया, अध्यापक की तरह काम किया। इसके बाद अपने भाई के साथ में जो उनका कपड़ों का कारोबार था उसमें हाथ बटाया, उसमें काम किया। कहीं भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इसके बाद बताया जाता है कि जब कहीं सफलता नहीं मिली तो 2021 में जो जगदीश पटेल थे वो अपने गांव पहुंच गए, गुजरात में ही दिंगूचा में। दिंगूचा ये जो गांव था, यहाँ पे हर घर का एक सदस्य USA में ज़रूर होता था। वहाँ पे इस तरह की प्रथा, एक तरह से कह लीजिए या ये कह लीजिए कि लोगों का क्रेज़ जो था अमेरिका जाने का, वो इस तरह का था कि हर एक घर का आदमी जो है वहाँ का वो USA में होता है। कई सारे एजेंट्स वहाँ पे होते हैं। इनमें कौन से एजेंट्स फर्जी हैं, किस तरह से वो आपको भेजने वाले हैं, ये लोगों को नहीं पता होता। ऐसे ही लोग फंस जाते हैं कि वो इलीगली अगर आपको भेज रहे हैं तो वो ज़रूर आपको डंकी रूट से ही भेजने वाले हैं। अब यहाँ पे 2021 में जब ये अपने गांव में आए तो इन्होंने यहाँ पे सोचा कि अब ये USA जाएंगे। बात ये हुई कि जगदीश अपने परिवार के साथ पहले कनाडा पहुँचे। 2022 जनवरी की बात बताते हैं कि 2022 जनवरी में कनाडा के टोरंटो पहुँचते हैं। 10 दिन टोरंटो में रहे। वहाँ पे अपने 10 दिन करीबन टोरंटो में रहने के बाद में इनका बताया जाता है कि जनवरी में ही ये कनाडा के एमर्सन पहुँचते हैं।
एमर्सन ये जो जगह है वो एक छोटा सा एक तरह से कह लीजिए कि गांव है जो कि कनाडा को अमेरिका के नॉर्थ डकोटा से जोड़ता है। अब यहाँ पे जब ये पहुँचे तो ये अपनी वाइफ के साथ थे, उनकी वाइफ वैशाली उनके साथ में थी, 37 साल की वैशाली, उनके 2 बच्चे विहांगी और धार्मिक। धार्मिक महज 3 साल का या 5 साल का बच्चा था। तो ये यहाँ पे जो पूरा जो परिवार था, गुजराती परिवार, बाकी और लोगों के साथ अपने ग्रुप के, और वो ग्रुप जो था उसमें 11 लोग थे और सारे के सारे गुजराती थे। इन सबको ये जो 2 एजेंट्स थे, ये इन सबको लेके यहाँ पे पहुँचे थे। इन 2 एजेंट्स की मदद से ये पूरा काम हो रहा था। इसके बाद हुआ क्या, जब ये लोग एमर्सन क्योंकि पहुँच चुके थे, एमर्सन एक ऐसी जगह है कि नॉर्थ डकोटा से अमेरिका के कनेक्टेड तो है ही, लेकिन वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो -35 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ज़्यादा कड़ाके की वहाँ पे ठंड थी कि बुरी तरह चीज़ें जमती जा रही थीं और बहुत ज़्यादा बुरी ठंड से हाल जो था इन लोगों का बेहाल था। अब यहाँ पे इन लोगों ने अपने परिवार के साथ में जब आगे रात को एमर्सन से निकलना शुरू किया, बताया था 18 जनवरी की वो दिन था, 18 जनवरी 2022, जब इन लोगों ने एमर्सन से कनाडा में रात में चुपके से निकलना शुरू किया बॉर्डर की तरफ, जो यूएस बॉर्डर था, और यूएस में इलीगली एंटर करने के लिए, दाखिल होने के लिए डंकी रूट एक तरह से इसको कहा जाएगा, इसका इस्तेमाल किया। जब ये लोग इस डंकी रूट पर थे तो आधी रात को वहाँ पे जो इनका ग्रुप था, जगदीश का परिवार उस ग्रुप से अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे अचानक से जो बर्फीली हवाएं थी उनका 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तूफान वहाँ पे एक तरह से बर्फीली हवा का आ गया था। सब तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और बर्फ़ में इनका परिवार अपने ग्रुप से अलग हो गया। जब ग्रुप से अलग हो गया तो इसके बाद पूरी रात बीत गई और अगले दिन जब यूएस कनाडा बॉर्डर पर जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उन्होंने बाकी इनके ग्रुप के लोगों को पकड़ा उस बॉर्डर पर, उन लोगों से पूछताछ की, सर्च ऑपरेशन शुरू किया कि और बाकी कितने लोग आपके साथ में थे। जब पेट्रोलिंग पार्टी ने सर्च करना शुरू किया तो करीबन 10 से 12 मीटर दूर यूएस के बॉर्डर से, महज 10 से 12 मीटर की दूरी पर उस यूएस पेट्रोलिंग पार्टी को 4 डेड बॉडीज़ दिखाई दी। ये डेड बॉडीज़ थी जगदीश की, उनकी वाइफ की और दोनों बच्चों की, विहांगी और धार्मिक की। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो पूरा परिवार था गुजरात का, उनका जो अमेरिकन ड्रीम था वो सिर्फ ड्रीम रह गया। उनके साथ एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो गई और ये डंकी रूट का इस्तेमाल करने की वजह से ये पूरा जो परिवार था गुजरात का वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद जब ये खबर भारत आई, भारत जब ये खबर पहुँची तो गुजरात में कई अलग अलग जगह छापे मारे गए। इस तरह के एजेंट्स को पकड़ा गया जो कि फर्जी तरीके से, इलीगल तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे, लोगों को इलीगल तरीके से भेजते थे। जब इन एजेंट्स को पकड़ा गया तो बताया जाता है कि जगदीश ने करीबन 70 लाख रुपए दिए थे उन एजेंट्स को अपने परिवार को भेजने के लिए यूएसए, खुद यूएसए जाने के लिए। तो ये एक इस तरह का केस था। अमेरिका ड्रीम पूरा करने के लिए कई सारे लोग अलग अलग रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताएंगे ये रूट्स कौन से हैं और इन रूट्स पे भारतीयों के साथ क्या हुआ। पहला रूट है यूएस मैक्सिको बॉर्डर रूट, जिसके बारे में हमने आपको कई सारे केसेस भी बताए और इसके साथ ही ये बहुत ही कॉमन रूट है जिसको लोग इस्तेमाल करते हैं। इस रूट पर हाल ही में जो अभी केस हुआ था उसमें एक 17 साल का लड़का कपूरथला का, जिसने ये रूट लिया था, उसे यूएस बॉर्डर पर पहुंचने के बाद यूएस की कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन जो फोर्स है उन्होंने पकड़ लिया, पेट्रोलिंग पार्टी ने पकड़ लिया। इसके बाद इसको डिटेन करके जनवरी 2023 में डिटेन करके रेफ्यूजी कैंप्स में रखा गया और अभी भी वो वहीं पर है। कई सारे लोग इसी रूट का मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा रूट है हांगकांग एंड ग्रीस रूट। हांगकांग एंड ग्रीस रूट जो है यूएसए जाने के लिए, इस रूट को लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ये यहाँ से जो हांगकांग जाने के लिए ये पहले एथेंस जाते हैं ग्रीस, उसके बाद वहाँ से मैक्सिको जाते हैं। कपूरथला का एक और लड़का 21 साल का, उसका परिवार ये बताता है कि उसने इस रूट को लिया था। ये पहले हांगकांग रहा, हांगकांग में करीबन 2 दिन उसको ठहराया गया, उसके बाद में यहाँ से एथेंस में 1 हफ्ते के लिए उसको ठहराया गया एक कमरे के अंदर। फिर वो ग्रीस, जब वहाँ से ये ग्रीस से निकला तो ये ग्रीस से सीधा मैक्सिको पहुँचा। मैक्सिको पहुँचने के बाद करीबन 25 दिन उसे एक रूम में, एक सेफ हाउस में बंद करके रखा गया 10 लड़कों के साथ में। उस सेफ हाउस में इन लोगों को रखा गया। उसके बाद में एक दिन वो एजेंट सामने आए, एजेंट ने बोला कि अब आप लोगों को बॉर्डर क्रॉस करना है। जब इन लोगों ने उस वॉल को लांघा, जब उस वॉल को कूद कर यूएस में एंटर दाखिल होने वाले थे, तो वहाँ की जो अमेरिकन टेरिटरी में जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उन्होंने इनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और इस समय भी वो लड़का रेफ्यूजी कैंप में है। ये दूसरा रूट था। तीसरा रूट है बहामास रूट। इसको सबसे ज़्यादा डेंजरस रूट कहा जाता है। बहामास रूट के लिए आपको दिल्ली से फ्लाइट जो है वो बहामास के लिए लेनी होती है। करीबन 27 घंटे की ये पूरी जर्नी बताई जाती है। इसके बाद 2 सी रूट्स आते हैं इस बीच में। पहला सी रूट आपको आएगा मियामी और दूसरा आएगा पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन। तो पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन और मियामी, ये 2 सी रूट्स आते हैं। इस बीच में किस तरह से ले जाया जाता है जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनको, कि उन्हें स्मगल किया जाता है एक तरह से बोट्स के अंदर
कई बड़ी भारी संख्या में छोटी छोटी बोट्स के अंदर लोगों को ठूंस कर, लोगों को भर कर वहाँ पे उनको स्मगल किया जाता है समुद्र के रास्ते से। और कोई भरोसा नहीं होता कि रात में अगर ये जो बोट हैं वो डूब जाएं समुद्र में, या लोग डूब जाएं, या आपस में ही लड़ जाएं लोग और समुद्र के अंदर गायब हो जाएं, तो इसका भी कोई भरोसा नहीं रहता। और करीबन 3 हफ्ते लगते हैं इस पूरी जर्नी में। इसके बाद इस रूट से जाने वाला के बारे में बता दें कि 2018 में कपूरथला और होशियारपुर के 6 ऐसे लड़के थे, 6 लड़कों का ग्रुप था जो इस रूट से गए थे और वो लापता हो गए थे। आज तक उनका कुछ पता नहीं चला है। तो ये एक और रूट है, ये तीसरा रूट है। यूएसए के लिए ये जो जाने के लिए, अपना अमेरिकन ड्रीम पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कॉमन रूट जिसके बारे में हमने आपको बताया, यूएस मैक्सिको बॉर्डर वाला रूट, इसके लिए बेसिकली ये लोग जो डंकी रूट का जो इस्तेमाल करते हैं वो इक्वाडोर जाते हैं। इक्वाडोर तक की जो पेनफुल जर्नी है वो यहाँ से शुरू हो जाती है डंकी रूट की, अमेरिका जाने के लिए। इक्वाडोर से पनामा के जंगलों से होते हुए, पनामा के जंगलों में महीनों तक ये लोग चलते रहते हैं। बताया जाता है 100 किलोमीटर करीबन इनको चलना पड़ता है। उसके बाद जो डेरियन गैप जो एक एरिया आता है उन जंगलों से निकलने के लिए, उसको बताते हैं कि वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक तरह से प्लेसेस मानी जाती है दुनिया की। वहाँ से निकलना पड़ता है। उस रास्ते में ड्रग ट्रैफिकर्स मिलते हैं, जहरीले सांप मिलते हैं, जहरीली मकड़ियाँ मिलती हैं, खूंखार जानवर मिलते हैं, और इसके बाद किडनैप होने का रिस्क रहता है, डेथ का मरने का रिस्क रहता है, अपनी लूटे जाने का रिस्क रहता है, क्योंकि रॉबर्स भी वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, स्मगलर्स होते हैं। इसके बाद में आपको गल्फ ऑफ उराबा क्रॉस करनी पड़ती है। लोकल फिशरमैन जो होते हैं वो वहाँ पे मदद करते हैं, आपसे पैसा ऐंठते हैं। उसके बाद जब आप ये क्रॉस करते हैं तो 6 से 8 दिन तक चलते रहना पड़ता है, और अगर बरसात का सीज़न है तो 10 दिन तक चलना पड़ता है। तो ये इस तरह का एक पूरा डेरियन गैप है जो उसको क्रॉस करने में इतना समय पूरा लग जाता है लोगों को। इसके बाद आपके पास ना खाने के लिए बचता है, ना पीने के लिए बचता है सर्वाइव करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप लकी साबित हुए, अगर आप खुशकिस्मत हुए, तो आप पनामा के जंगलों को क्रॉस कर जाएंगे। आप मैक्सिको जब पहुंचेंगे, मैक्सिको पहुंचने के बाद फाइनल आपको जो 30 फुट लंबी जो ट्रम्प वॉल है उसे क्रॉस करना पड़ता है, उसे कूदना पड़ता है। और वहाँ से कूदने के बाद में क्या होता है, आपने इन सारी कहानियों में सुना होगा। इसमें कूदने के बाद में कई सारे इमिग्रेंट्स जो होते हैं उन्हें पेट्रोलिंग पार्टी पकड़ लेती है। उनकी जो पूरी इतनी मेहनत होती है, इलीगली की गई मेहनत, वो यहाँ पे ख़राब होती है। पेट्रोलिंग पार्टी उन्हें पकड़ के या तो डिपोर्ट कर देती है वापस इंडिया, या तो उन्हें वहाँ पे अरेस्ट करके असाइलम में उन्हें अरेस्ट करके रख लिया जाता है। डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा जाता है, कैंप्स में 11-11 महीने के लिए। और उसके बाद अगर उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस पूरी जर्नी के बीच में अपनी जान गंवा देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड डंकी रूट के ऊपर। उम्मीद है आपको सारी असल जानकारी, सारे असल केसेस, हकीकत समझ में आ गई होगी डंकी रूट की। आपको सारे केसेस बता दिए हैं, किस तरह से ये रूट काम करता है वो बता दिया है। फर्जी एजेंट्स कैसे लोगों को फंसाते हैं, लाखों रुपया उनसे ऐंठ लेते हैं, ये सारी जानकारी आपको दे दी है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी और जानकारी प्राप्त करनी हो, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में यूपीएससी सीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। सारे के सारे कोर्सेज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, IAS IPS बनने का अगर आपका सपना है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में यूपीएससी के सारे कोर्सेज स्टडी IQ आपको प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना है, जो आपका कोड है VJ Live, आपको वो लगाना है। VJ Live कोड लगाइए और अपना सबसे बड़ा डिस्काउंट पाइए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।